एवरीवन। रिवीजन सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स का रिवीजन, क्योंकि कल ही एग्जाम है। तो हर एक चैप्टर का 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। टाइम नहीं है इसीलिए फटाफट फोकस करें हम लोग अपने कंटेंट्स पर। तो सबसे फर्स्ट जो है चैप्टर वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में सबसे पहले जो क्लास 10th के पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नंबर्स क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ये सभी को मालूम होगा, बट फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को पूरा डेप्थ होना चाहिए नॉलेज का। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, एंड नहीं है इसका। होल नंबर्स मैं जल्दी जल्दी लिखूंगी क्योंकि ये सब आप लोगों को मालूम ही होगा। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें हम, जैसे ये 0 भी रहेगा, 1 2 3 4 भी रहेगा, और इन्हीं नंबर के जो निगेटिव फॉर्म होते हैं वो भी होते हैं। तो डॉट डॉट से स्टार्ट करते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स में हम पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो ऑल नंबर्स जो है वो हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके बाद इवन नंबर मालूम होगा क्या होता है। इवन नंबर हो गया जो 2 के टेबल में आता है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। 2 के टेबल में मीन्स कि 2 से वो डिविजिबल होगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर, रेस्ट नंबर जो होंगे इसके अलावा वो जो होगा वो हो जाएगा ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जो नंबर्स 1 के टेबल में आए, 1 के टेबल में हर एक नंबर्स आते हैं और इटसेल्फ मतलब वो अपने आप में ही आए, तो ऐसे नंबर्स हो जाएंगे प्राइम नंबर। ध्यान रखना 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है, सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। हो सकता है ये भी क्वेश्चन में आ जाए क्लास 10th में। ठीक है, इसीलिए कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ध्यान रखना। 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 2 3 इसमें आ गया है, तो 4 से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ध्यान रखना। 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, देखो फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, जैसे 2/3 5/9 या -2/4, इस तरह से फ्रैक्शन लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से ही अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, वो हो जाएगा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर इसको लिखेंगे हम लोग, इट कैन बी रिटन बाई P/Q। ठीक है, वेल Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट, P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स निकल के आएगा। मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ। अब यहाँ से जो है एक्चुअल 10th का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, मालूम ही होगा। फ्रैक्शन तो जैसे 2/3 ले लो, ये हो गया रैशनल नंबर, बोल सकते हैं इसको 2/3, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2/3। इसे डिवाइड करेंगे हम लोग, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करो 2 में, तो क्या हो जाएगा, 3 से 2 में डिवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल प्लेस करो यहाँ पर 0, 3 6 जा 18, माइनस करो 2 आ गया रिमाइंडर, अगेन 0 6 जा 18, अगेन -2 0, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, यहाँ डिवीजन स्टॉप नहीं होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे आंसर को, यहाँ लिखेंगे 0.6 के ऊपर हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 6 जो है वो कंटिन्यू कर रहा है आंसर में, 6 6 6 6, वो पता नहीं कहाँ नेवर एंड, वो जाएगा आगे।
इसके वजह से क्या करते हैं हम लोग 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, रेकरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये रिपीट होता है डिजिट, एक तो ऐसा। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, 126/5, ठीक है। 126/5 में अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसको डिवाइड करके इसका आंसर डेसिमल में किस फॉर्म में आ रहा है। सो 5 से डिवाइड कर लो 126 में, 5 2 जा 10, -2 ड्रॉप डाउन हो जाएगा 6, 26, 5 5 जा 25, ये माइनस होके 1 हो गया, डेसिमल 0, 5 2 जा 10, कैंसिल हो गया, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और आंसर क्या आ रहा है 25.2। तो एक ये हो गया डेसिमल का फॉर्म और दूसरा फॉर्म क्या आया था, ये। इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे वो देखो। जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो इस केस में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट होना, कंप्लीटली कट जाना, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, और जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है नंबर जिसकी वजह से फिर वो आगे कंटिन्यू होता है। अब इसके बाद देखो यहाँ से 2 स्टोरी और निकलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में भी। टर्मिनेटिंग मतलब तो एक ही हो गया, टर्मिनेट हो गया, वो कंप्लीट यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में देखो क्या क्या चांसेस होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मैं एग्जांपल दे रही हूँ डायरेक्ट लिख के। जैसे एक तो ये हो गया 0.6 के ऊपर बार, ठीक है, और दूसरा होता है 0. या कुछ और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है 0. ही हम ले, कुछ और जैसे मैं 2.632475023 ये डॉट डॉट लगा रहेगा आगे, ठीक है, डॉट डॉट लगा रहता है, इस तरह का आंसर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो 2.6324 मतलब यहाँ पर डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, हमेशा ही कुछ न्यू कोई न्यू डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बार जो है ये यूज नहीं करेंगे, इस तरह से डॉट डॉट लगा रहेगा, और ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। तो ये लैंग्वेज ध्यान रखना। एक तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पहले हमने किया था, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहां लिख सकते हो बट रिपीटिंग डेसिमल, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये तीनों चीज ध्यान से वो कर लेना, रिवाइज। एक सेकेंड, डेसिमल, तो ये हो गया डेसिमल और ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसी में जैसे हो गया √2, √3, √5, √2, √3, √5, ये सभी जो नंबर्स हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर मालूम है क्या होता है, P/Q के फॉर्म में, जो भी मैंने पहले थोड़ी देर पहले लिखा था। अब इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर जो है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा। तो इसी में √2, अब बोलोगे √2 का वैल्यू तो 1.414 होता है ना, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, बट ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 3 डिजिट तक ही होता है। ये हम मैथ्स सॉल्व करते समय इसे एक जनरल फॉर्म में लाया गया है √2, √3 का, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज इसका जो वैल्यू है वो इसी फॉर्म में रहता है। तो √2, √3, √5, √7 ये जितने भी नंबर्स हैं वो सभी जो है ये इरेशनल नंबर है। इनफैक्ट पाई भी, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, देखने से लग रहा है ये रैशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में, बट नहीं, या तो इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं या फिर इसका दूसरा वैल्यू होता है 3.14, ये दोनों हम लोग यूज करते हैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, अदरवाइज पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्लियर? तो ये बेसिक चीज है जो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है कल क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान रखिए इस चीज का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
इसके बाद है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है कि ये फॉर्मूला जो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ भी गिवन हो, जैसे px गिवन है और qx गिवन है, rx गिवन है और हमें gx फाइंड करना है, gx फॉर डिवाइजर। px का वैल्यू गिवन होगा, कोई भी इक्वेशन गिवन होगा और यहाँ पर qx गिवन होगा, कोशेंट, रिमाइंडर गिवन होगा rx और आपको फाइंड करना है gx। या तो ये फाइंड करना है या फिर ये फाइंड करने के लिए दे देगा, इसमें 3 टर्म्स दे देगा, कोई भी 4th टर्म आ सकता है कि ये फाइंड आउट करो। तो अकॉर्डिंग टू साइन जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक HCF और LCM से रिलेटेड फॉर्मूला है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसका ध्यान रखना। दूसरा होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सम्स तो आएंगे ही आएंगे, ये तो कंफर्म है, इसीलिए इन सब चीज का बहुत ही ध्यान रखना। अब इसमें जैसे मान लो कोई भी 2 नंबर्स दे देता है, जैसे 30 और 45 ले लो, मैं छोटा सा ही नंबर ले रही हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए। ये 2 नंबर्स गिवन है और इसमें बोला जाएगा कि LCM गिवन है, प्रोडक्ट तो खैर यही होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट नहीं भी दे, 2 नंबर्स गिवन है, LCM गिवन है, फाइंड द HCF। ठीक है, या फिर HCF गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है, फाइंड द LCM। ओके, तो कैसे करेंगे, बस इस वाले फॉर्मूला पे पुट करना है आपको। अब सपोज HCF और LCM अगर किसी क्वेश्चन में ये निकालने के लिए आ जाए, बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि मालूम भी होगा। HCF और LCM कैसे निकालते हैं मैं एक बार और बता देती हूँ। तो कैसे निकालोगे, टाइम किल नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, फटाफट करना है, जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चंस छूट सकते हैं। HCF बहुत इजी है, डिविजनल मेथड यूज करो, डिवाइड करो, 31 जा 30, 15 हो गया। अब ये जो डिवाइजर है वो आ जाएगा डिविडेंड में, 15 2 जा 30, कैंसिल आउट हो गया। जिस स्टेप में रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है, उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हो गया HCF। सो HCF इज इक्वल टू 15। नाउ LCM तो मालूम ही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। 5 6 जा 5 9 जा 3 से ले लो, 3 2 जा 3 3 जा। ठीक है, 3 से 1, एक सेकेंड, ये 2 होगा 1, अब 2 से ले लो 1 1। सो 5 3 जा 15, 3 जा 45, 45 2 जा 90। सो LCM इज 90। तो LCM और HCF इस तरीके से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में, यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और जो भी फाइंड करने के लिए बोला जाएगा वो फाइंड कर लेना। इसी फॉर्मेट में नंबर को अरेंज करके फिर कैलकुलेट करना है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और ऐसा भी आ सकता है, जैसे कोई फ्रैक्शन दे देगा, सपोज 1/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 6 या कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको ये पूछेगा क्वेश्चन में कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिना सॉल्व किए हुए आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें ऐसे ही देख के आपको बताना है टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, इसके लिए आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में जो ये है नंबर वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर ये है फॉर्म, इट मीन्स सीधा कुछ भी सॉल्व मत करो, लिख दो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए 1/5²। ठीक है, अब बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए देखो, ये फॉर्मेट जो है 2m इंटू 5n है ना, बोलोगे यहाँ तो 2 है ही नहीं, सिर्फ 5 का स्क्वायर है, तो ये होगा या नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, 2 टू द पावर 0 इसके साथ में लगा दो। इसे लिख सकते हैं ऐसा 2 टू द पावर 0 इंटू 5², क्योंकि 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो क्या हो जाएगा 2m इंटू 5n आ गया इस फॉर्मेट में। सो क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग, सिर्फ मैं टी लिख देती हूँ। ओके, अब इसी तरीके से 1/2 5 हो जाएगा, तो होगा या नहीं होगा,
5 लगा दो 0, ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब जैसे सपोज एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 26 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 3, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग हो गया नहीं? नो, क्योंकि ये 2 और 5 तो है ही है, साथ में 7 भी दे दिया, सो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस भी आने के बहुत चांसेस है। ये क्वेश्चन रहेगा एक, यहाँ से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इस तरीके से करके दे सकते हैं, जिसमें आपको ये दिखाना है कि ये कंपोजिट होगा या प्राइम होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बुक में है, एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी है। 13 कॉमन ले लो, दिस फिर +1 हो जाएगा। तो जैसे ही कॉमन ले लोगे, मैं एक बार कर ही देती हूँ। 13 देखो, इस वाले टर्म में भी 13 है और इस वाले टर्म में भी 13 है। प्लस या माइनस से हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं, ये तो मालूम है। मल्टीप्लाई से टर्म सेपरेट नहीं होता है, सिर्फ प्लस या माइनस से सेपरेट होता है। तो प्लस की वजह से यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक तो सिंगल टर्म ये हो गया जो प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, और दूसरा टर्म ये हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म से देखो 13 कॉमन निकल गया बाहर। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1। 13 5 3 जा 15 प्लस 1 13 इंटू 16। अब ये 16 का देखो फैक्टर्स क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 6 सॉरी 8 है ना। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो ये देखो 16 के जो फैक्टर्स है वो कितने सारे हो गए, राइट। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखना, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ इटसेल्फ खुद होता है और नहीं तो 1 होता है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद इस चैप्टर में तो और बस यही कंटेंट्स हैं, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस तो आने नहीं हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो जितने भी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये जितने भी मियल्स वाले हैं इक्वेशन, उन सभी को पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। तो फिर पॉलिनोमियल्स किसे नहीं बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स नहीं बोलते हैं उसके लिए 2 फैक्टर्स होता है जो ध्यान रखना होता है। कभी भी जो है वो एक्सपोनेंट ना तो निगेटिव हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा अपॉन में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/x, ठीक है। दोनों ही केस में जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इन दोनों का मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि कैसे मालूम होगा। जैसे सपोज यहाँ पर √t लिखते हैं, ठीक है। √t का मतलब क्या हो जाएगा? t के ऊपर हाफ, यस। तो एक तो निगेटिव वाला हो गया, और दूसरा ये है कि यहाँ पर हाफ में नहीं आना चाहिए, या स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, फोर्थ रूट में नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। तो जब इस फॉर्म में आ जाए इट मीन्स की पॉलिनोमियल नहीं है, 1/2 है। होल नंबर्स होना चाहिए, उसका जो एक्सपोनेंट है वो ओनली होल नंबर्स। यहाँ पर क्या है? अपॉन में है तो नहीं होगा। अब जैसे 1/x लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x का पावर यहाँ पर देखो 1 है, होल नंबर है। अब इसे अगर ऊपर शिफ्ट करते हैं तो x टू दी पावर -1 हो जाएगा, x इनवर्स। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इन 2 चीज का ध्यान रखो, निगेटिव नहीं हो और पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए देखो अकॉर्डिंग टू टर्म्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म। जैसे मान लो 2x ले लो, मैं अभी भी बताई हूँ ना, प्लस या माइनस से टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं। यहाँ पर 2x मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है 2 और x के बीच में, सो दिस इज सिंगल टर्म 2x। जैसे मान लो सिर्फ डिजिट भी लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, तो ये 100 जो है वो भी मोनोमियल हो जाएगा, a मोनोमियल हो गया। तो जो सिंगल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल। सेकेंड बाइनोमियल, बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होगा, जैसे मान लो
3x प्लस 5, ये सिंगल टर्म हो गया और 5 जो है वो दूसरा टर्म हो गया। तो इसमें 2 टर्म्स होते हैं, राइट। थर्ड, ये बहुत बेसिक है, आप लोग को जरूरत नहीं है, बट क्या है कि कभी भी कहीं से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक चैप्टर में। थर्ड, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स, तो x प्लस वाई माइनस 6 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर y प्लस 9 प्लस t, कुछ भी लिख सकते हो, 3 टर्म्स होना चाहिए ओनली, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू टर्म्स 3 टाइप के जो है ये एक्सप्रेशंस होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इन सभी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पॉली मतलब मेनी, तो मैं जिसमें बहुत टर्म्स होंगे वही होंगे पॉलिनोमियल्स, नहीं, पॉलिनोमियल्स के अंदर ये सभी आते हैं। मैं पहले ही बताई पॉलिनोमियल्स क्या नहीं होता, उस पर फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है पावर या एक्सपोनेंट। किसी भी एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लो सपोज x³ प्लस 9 लिखते हैं, तो यहाँ वेरिएबल टर्म क्या है, x का पावर क्या है 3, तो यहाँ पर जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x⁴ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 9, ठीक है, ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल टर्म x है, ठीक है, और उसका जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो देखो वेरी कर रहा है, अलग अलग है। यहाँ पर 1 है, ये 2, 3, 4, तो यहाँ पर डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो मैक्सिमम डिग्री होता है, मैक्सिमम डिग्री इज 4, सो डिग्री क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का 4। क्लियर, तो डिग्री हम कैसे डिसाइड करेंगे वो तो क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब सिंगल, ठीक है, इसमें जो है वो इसका जो डिग्री होगा वो हो जाएगा 1। तो इसका एग्जांपल ले लो, जैसे x प्लस 5 या y माइनस 9, x का देखो पावर 1, y का भी पावर क्या है 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा, जिसका डिग्री 1 है वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए, जैसे x² प्लस 9, ये भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर x का पावर 2, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 9, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, यहाँ पर 1 है और ये 2 है, सो x² प्लस x प्लस 9 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। थर्ड, क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ क्या हो जाएगा डिग्री 3। एग्जाम्पल ले लो इसमें, x³ प्लस 2x प्लस 9, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री जो है वो 3 होना चाहिए। तो ये चीज तो था अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जीरो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहां से क्वेश्चन बनेगा कितने जीरोज होते हैं। जीरो मीन्स वैल्यू। अब जैसे लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो x प्लस 5, ठीक है, तो x प्लस 5 में x का जो वैल्यू होगा वो कितने वैल्यूज निकलेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इक्वेट करो जीरो से, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5, तो ये जो वैल्यू आया है इसी को जीरो बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। y माइनस 9, इसे अगर इक्वेट करते हैं जीरो से, सो y इज इक्वल टू 9, ओके, सो y इज इक्वल टू 9 का मतलब क्या है, ये जीरो है, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो मीन समझ में आ गया होगा कि वैल्यू होता है। लीनियर इक्वेशन में एक ही जीरो होता है, ध्यान रखना, क्योंकि एक ही वैल्यू देगा वो। x इज इक्वल टू अभी क्या निकला था यहाँ पर -5 और y का वैल्यू निकला था 9, तो -5 ही सिर्फ उसका वैल्यू है, ये नहीं कि -5 की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू होगा वो एक ही होगा अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, जो भी यहाँ पर गिवन होगा इक्वेशन उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकलता है। तो लीनियर इक्वेशन का 1 0। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो x² प्लस 9, तो इसका जो डिग्री होगा, तो डिग्री क्या है 2, तो जितने डिग्री होते हैं ना उतने ही उसके जीरोज होते हैं। लीनियर इक्वेशन में देखो डिग्री 1 है तो 1 0 होगा, ओके। क्वाड्रेटिक में
2 है इसका डिग्री, तो कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरो 2। इसी तरीके से क्यूबिक में देखो मैक्सिमम क्या है 3, डिग्री 3 है इसका, तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। नंबर ऑफ जीरोज लीनियर में 1, यहां पर लिख देती हूँ 1, यहां पर 2, नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ जीरोज यहां पर हो जाएगा 3। ठीक है, क्यूबिक में। क्लियर। अब इसके बाद ये तो हो गया नंबर ऑफ जीरोज। अब इसके बाद इसमें ये भी आएगा एक तरह का क्वेश्चन कि 2 जीरोज गिवन है, रेस्ट 2 जीरोज निकालो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, उसके जीरोज फाइंड करो। जैसे मान लो x² - 5x + 6, ये इक्वेशन गिवन है और तुम्हें इसका जीरो निकालना है। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद कॉमन लेकर फिर लास्ट में 2 फैक्टर्स आ जाएगा। जैसे सपोज लास्ट का जो आंसर होगा वो x + 3 हो जाएगा, x - 2 इस टाइप का। अब एग्जैक्टली इसका आंसर ये नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह का फॉर्मेट आता है आंसर में। सो एक ये जीरो हो जाएगा और दूसरा ये जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, x + 3 = 0, सो x = -3। और इसमें क्या हो जाएगा, x - 2 = 0, सो x = 2। आ गया 2 जीरो, x के 2 वैल्यूज। क्लियर। तो ये मैं फॉर्मेट बता रही हूँ वैसे, क्योंकि ये सब चीज तो आप लोगों को आता ही होगा, कल एग्जाम है तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज है ना। हो सकता है एक क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, x4 + 3x³ + x² + 2 या 5 कुछ भी हो, और इसमें 2 जीरोज गिवन है। जीरोज गिवन है जैसे √5/3 और -√5/3। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि 2 जीरोज गिवन है, फाइंड द अदर जीरोज। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका इक्वेशन में, x⁴। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो हाईएस्ट डिग्री होता है उतने ही जीरोज होते हैं। तो इस क्वेश्चन में कितने जीरोज होंगे, टोटल 4 जीरोज होंगे। ठीक है, 2 जीरोज गिवन है, रेस्ट 2 जीरोज हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी तरीका होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लोग तो डिटेलिंग करेंगे इसका, तो x - √5/3 कर देते हैं इसे। ठीक है, और दूसरे को क्या करेंगे, x साइन जो है वो अपोजिट लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5/3। अब देखो a - b a + b हो गया, तो क्या हो जाएगा a² - b², इसका रूट हट जाएगा। अब x² - 5/3, ठीक है, ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन से इस होल एक्सप्रेशन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप, काफी लॉन्ग होता है इसका आंसर, उसको डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट आएगा, वो क्वोशंट जो आएगा उसको हम फिर फर्दर जो है फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और उससे 2 फैक्टर्स आएंगे लास्ट में। ओके, जो 2 फैक्टर्स होंगे वहां से फिर हमें जीरो मिल जाएगा। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, इस टाइप का जो होता है। इसके बाद क्या है कि 2 जीरोज गिवन है, जैसे मान लो एक 3 है और दूसरा 5 है, 2 जीरोज गिवन है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वही मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी। अब इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम जो ये जीरो है उसका नेमिंग करते हैं। इसे ले लेंगे अल्फा और इसे ले लेंगे बीटा। तो पहले हम अल्फा + बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा × बीटा निकालते हैं। राइट, 2 जीरोज गिवन होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए ध्यान से देखना। अल्फा और बीटा गिवन है, ये अल्फा का वैल्यू हो गया और ये बीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अल्फा + बीटा निकालेंगे। फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा × बीटा होता है c/a। राइट, अब देखो अल्फा + बीटा तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 8। राइट, अब ये 8 हो गया, 8 = -b/a। ठीक है, ध्यान से देखो b का वैल्यू क्या आ रहा है, -8। इक्वेट करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो b हमारा क्या निकल गया यहाँ पर, b = -8 और a क्या आ गया, 1। ठीक है, अब यहाँ देखो c/a, अल्फा × बीटा,
अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 5, 3 5 जा 15, 15 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, यहां पर भी ए देखो 1 आ गया और सी क्या आ गया 15, तो यहाँ वैल्यू रख लो सी का 15, अगेन ए का 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ए 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 है, और वैसे भी बोथ केसेस में ए जो है वो इक्वली आना चाहिए, क्योंकि सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है, तो ए का वैल्यू दोनों ही केस में 1 आएगा। ठीक है, अब जो फॉर्मेट होगा क्वाड्रेटिक का, वो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पुट कर दो वैल्यू, a इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली x² प्लस bx, b क्या है -8, x प्लस c क्या है 15 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में। तो जब भी 2 zeros गिवन हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बना के आंसर करना है। ये हो गया। कभी कभी सम दिया रहता है, सम ऑफ जीरोस जैसे 3 दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 दे दिया। तो सम ऑफ जीरोस गिवन है, ध्यान रखना नंबर सिर्फ जीरोस लिखा हुआ है तब तो अल्फा और बीटा अलग अलग गिवन है। अगर सम ऑफ जीरोस लिखा हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, यहाँ डायरेक्ट 3 पुट करोगे, फिर ये वर्क करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पुट करेंगे सम में। और प्रोडक्ट गिवन है 5, तो प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा की जगह 5 पुट करके फिर हम इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को ध्यान से रीड करना क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैं एक बार देख लेती हूँ और क्वेश्चंस। यस, एक चीज और है इसमें, जीरोस जो है वो ग्राफिकली कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो एक बार और मैं लीनियर और उसको थोड़ा सा बता देती हूँ, ग्राफिकली कैसे करेंगे प्रेजेंट। यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाते हैं हम, तो यहाँ पर देखो इसका सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, या तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हमेशा ये लीनियर इक्वेशन का सिंगल लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन होता है, कहीं भी कर्व नहीं होगा। ये या तो इस तरीके से होगा, या फिर पैरेलल हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर इस तरीके से होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही होगा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ओके, अब क्वाड्रेटिक का देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनने का बहुत चांस है ग्राफिकल में, कि ग्राफ कैसा होता है इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो इस शेप में होता है, यू, या तो ऐसा होगा, या फिर इसको मैं आगे एक्सटेंड करके इसी में दूसरा बना देती हूँ, इस तरीके का होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे हो। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी होगा, बट ये पैराबोला के फॉर्म में होता है। इस तरह का जो शेप होता है उसको बोलते हैं पैराबोला, राइट। अब देखो जहां पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वही होता है नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर। तो लीनियर में देखो एक पॉइंट पे टच किया, ठीक है, ये भी देखो एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस का ध्यान रखना कहाँ टच कर रहा है, ये भी एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये जो लाइन है ऊपर वाला वो कहीं भी टच नहीं कर रहा है, वाई को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को वो टच नहीं कर रहा है। तो जितना भी एक्स एक्सिस पर टच करने वाला पॉइंट होता है वही होता है नंबर ऑफ जीरोस। तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम जो नंबर है जीरो का वो 1 होगा, मिनिमम 0 भी हो सकता है। जैसे ये वाला इस तरह का लाइन अगर बन गया तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है, इट मीन्स यहाँ पर इस केस में इस वाले इक्वेशन के लिए 0 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये जो डायगनली गया इसके लिए और ये जो गया, इन तीनों लाइन को देखो तो सिंगल पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो है 1 मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम 0 भी हो सकता है। किस केस में? जब एक्स एक्सिस के पैरेलल जब इसका होगा ग्राफ, तब उस केस में नंबर ऑफ जीरो जो है वो 0 हो सकता है। ध्यान रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 1 एंड मिनिमम 0 भी हो सकता है ना। क्वाड्रेटिक में देखो मैक्सिमम 1 2, क्वाड्रेटिक का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा और एक्स एक्सिस को वो 2 प्लेस में टच कर रहा है। इस वाले में भी देखो यहाँ भी 2,
इस वाले में केस में देखो 1, इस वाले केस में देखो 1, ठीक है। तो इसका जो होगा नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू मैक्सिमम क्या हो सकता है 2, 1 हो सकता है इस केस में। और इस केस में देखो एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं किया है, ये वाला जो टच ही नहीं किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकता है 0 हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ क्या हमें मालूम हुआ है कि मैक्सिमम जो होगा वो 2 ही होगा। क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री 2 होता है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी इसलिए हम लोग 2 ही लेते हैं, राइट। लेकिन मिनिमम 0 हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। इसी तरीके से क्यूबिक का देख लो, क्यूबिक का इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस 3, ठीक है। इसमें भी 1 2 तो नहीं होगा इसका, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस 3 इसका जरूर याद रखना। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो ग्राफिकल जो है हम इसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे और वैसे सॉल्व करके कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, अल्फा बीटा गिवन है तो कैसे करना है, सम ऑफ जीरोस गिवन है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो कैसे करना है। तो ये था चैप्टर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर में बताती हूँ।